आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए। इसमें हम समाज के बारे में और उनकी समझ के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय जो समाज था कैसा था, उसके बारे में उनकी समझ क्या थी लोगों की, उसके बारे में। इसमें हम लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे यात्रियों के नज़रिए। तो यात्रियों के नज़रिए का मतलब क्या होता है कि यात्रा करने के लिए कौन कौन से तरीक़ों का प्रयोग किया जाता था, यात्रा करने के लिए कौन कौन से नज़रिए थे, तरीके थे। तो उसके लिए यह चैप्टर रहने वाला है कि यात्रियों के नज़रिए। ठीक है, तो इसमें हम पहले भी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इब्न बतूता का रहला। मतलब इब्न बतूता जो कि एक भारत यात्रा की थी, इन्होंने एक महान विद्वान थे ना, जिन्होंने रहला नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इसके पहले हम अल बरूनी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक आरंभिक विश्व यात्री, यह एक महान विश्व यात्री भी थी। ठीक है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देती है। अब जो कि इब्न बतूता द्वारा एक रहला नामक इन्होंने एक वृत्तांत लिखा, एक किताब लिखी, जिसमें कि 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और संस्कृति के जीवन परिचय के बारे में एवं उसके विषय के बारे में इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। ठीक है, मोरक्को के इस यात्री का जन्म तैजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक था। अब जो इब्न बतूता का जन्म हुआ था, मोरक्को के जो कि यात्री थे और इनका जन्म तैजिरियन के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अब अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थे और इस इस्लामी कानून के थे। मतलब इस्लाम में इनका जन्म हुआ था और शरिया इनका जो कि विशेष ज्ञात हुआ करता था वह प्रसिद्ध था, इसमें हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा सशस्त्र शिक्षा हासिल कर ली। इब्न बतूता ने कम उम्र में भी काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था, शस्त्रों के बारे में जानकारी थी, साहित्य के बारे में भी कुछ। अपनी श्रेणी में अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता ने पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। अब जो इब्न बतूता था तो जो कि किताबों से ज़्यादातर यात्रा करके ही काफ़ी कुछ ज्ञान एकत्रित करता था। उसे यात्रा करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानकारी के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक जाता था। जो इब्न बतूता था, उन्हें घूम घूम कर यात्राएं करना और उनके बारे में समझ करना काफ़ी अच्छा लगता था और यात्रा करना उन्हें काफ़ी पसंद था। फिर 1332 और 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्व अफ्रीका के कई तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। अब भारत की यात्रा करने से पहले वह ईरान, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका कई सारे बंदरगाहों की यात्रा पहले से करके बैठा था। इसके बाद वह भारत में आया था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। अब 1333 में इब्न बतूता स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था, जो कि इब्न बतूता था, जिसने 1333 में स्थल मार्ग से सिंध तक पहुंचे और दिल्ली के सुल्तान के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। ठीक है, कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उनकी खातिर आकर्षित हो इब्न बतूता ने मुल्तान और अच्छा के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और सुल्तान इनकी विद्वान एवं प्रभाविता हुआ और उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, जो कि इब्न बतूता भारत पहुंचा तो वहाँ के जो सुल्तान हुआ करते थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें काफ़ी पसंद आया और उन्होंने क्या किया, दिल्ली के काजी का न्यायाधीश इब्न बतूता को नियुक्त कर दिया। वह इस पद पर काफ़ी वर्षों तक बना रहा, फिर उसने अपने विश्वास खो दिया। फिर इब्न बतूता ने अपना विश्वास खो दिया था और उसे कारागार की में कैद कर दिया। बाद में सुल्तान और उसके बीच काफ़ी गलतफहमी हुई थी। दूर होने के बाद उसे राज की सेवा में पुनः स्थापित किया और 1332 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। फिर 1342 में मंगोल शासक के द्वारा जो कि सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। किसको? जो कि इब्न बतूता, जो कि चीन गए थे। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वहाँ मालदीव गया, जहाँ वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। और जो कि मालाबार गया, जहाँ पर वो मालदीव गया, जहाँ पर काफ़ी समय तक वो कि
वहाँ पर टिका रहा, ठीक है। पर अनंत उसे श्रीलंका जाने का निश्चय किया। फिर वह श्रीलंका गया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट पहुँचा, मालदीव और गया और चीन की जाने का कार्य को दोबारा शुरू कर दिया। फिर चीन की दोबारा चीन की यात्रा करने गया। फिर बंगाल और असम भी गया। वह जहाज के सुमत्रा से अन्य जहाज के चीन की बंदरगाह की नगर भी काफ़ी पहुंचा, ठीक है। मतलब बंगाल और असम भी गया था इब्न बतूता, कई सारे दिन की यात्रा की उसने।